नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं एनिमल हस्बेंड्री की। एनिमल हस्बेंड्री आप लोग बचपन से ही जानते हैं कि घर में गाय पाले जाते हैं, बकरियां पाली जाती हैं, मुर्गे पाले जाते हैं। तो इस तरह से ये सब कुछ जो है उसका पालन करना ये जो है, लेकिन उसका थोड़ा यहाँ पर कॉमर्शियली ये जो है मतलब कि हम लोग कुछ पैसा कमाने के लिए भी इस तरह से उसका इकोनॉमिक वैल्यू भी है। ऐसे लोग कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हम लोग मुर्गी पालते हैं और उसे जब जरूरत हो तो अपने भोजन के रूप में उसे ले लेते हैं। लेकिन ऐसा हो कि यदि वो मुर्गी पाल रहे हैं तो बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर ये जो है उसका पालन हो और फिर उसे बाजार में बेचने से कुछ जो है इनकम हो जाए। मतलब कि किसान जो है वो खेती के अलावा ये सब भी उसमें जो है अपना पैसा जो है वो एक्स्ट्रा इनकम इससे हो सकता है। तो ये सब जो है हम लोग करके और पैसा कमा सकते हैं, लाभ मिलता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव में देखे होंगे दूध बेचा करते हैं। तो वो एक दो गाय पाले हुए रहते हैं और उनसे उनको उतना फायदा नहीं मिल पाता है जितना कि अगर लार्ज स्केल पर हम लोग उसका उत्पादन करें दूध का तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसी तरह से अलग अलग तरह का जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखें कि ये जो है एनिमल हस्बेंड्री कहते किसे हैं। तो ये ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर है, मतलब कि एक ऐसा एग्रीकल्चरल साइंस जिसमें हम लोग बात करते हैं, डील्स विद द फीडिंग, केयरिंग, ब्रीडिंग, ये सब जो है एंड डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करते हैं, वो कहलाएगा एनिमल हस्बेंड्री। मतलब कि ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विथ द फीडिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स to fulfill nutritional need is called animal husbandry। अब ये जो एनिमल हस्बेंड्री है इसमें न्यूट्रिशनल नीड मतलब कि किसान जो है वो पालेंगे और उससे हम लोगों का जो है वो भोजन का ये जो है कुछ उसमें से पार्ट मिलेगा। जैसे कि यदि दूध मिल जाए, मीट मिल जाए, एग मिल जाए, तो ये सब जो है हनी भी, मछली, तो ये सब जो है इसका पालन करना, उसका जो है उसे ठीक ढंग से रेयरिंग, केयरिंग एंड ब्रीडिंग का प्रॉपर मैनेजमेंट करना, ये सब कहलाता है जो है एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो है हम लोग देखेंगे कि ये एनिमल हस्बेंड्री में अलग अलग तरह का। सबसे पहला हम लोग देखें कि इसमें डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग का मतलब कि रेयरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स। मिल्च एनिमल का मतलब जो जानवर दूध के लिए पाले जाते हैं उसे कहते हैं मिल्च एनिमल। मतलब दूध देने वाले जानवरों को कहते हैं मिल्च एनिमल्स। तो यहाँ पर ये जो है डेयरी फार्मिंग, द रेयरिंग ऑफ मिल्च एनिमल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर यदि प्रोडक्शन हो रहा है तब उसे हम लोग कहेंगे कि ये डेयरी फार्मिंग है। अब यहाँ में जो वैसे एनिमल्स जो दूध देते हैं उन्हें कहते हैं मिल्च एनिमल्स। और इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा? बहुत सा हम लोग देखे हैं, गाय, भैंस, तो काऊ, बफेलो, कैमल्स। डेजर्ट में कैमल्स को भी पाला जाता है और उनसे दूध जो है उसका प्रोडक्शन किया जाएगा लार्ज स्केल पर। और कुछ गोट, बकरियों को भी जो है वो अच्छी ब्रीड वाले जो है बकरी, उसका दूध बहुत ज़्यादा होने वाला। तो इस तरह से हम लोग देखें। और इसके अलावा जो है वो लद्दाख ये सब के क्षेत्र में याक भी पाला जाता है। तो ये सब कहलाएगा मिल्च एनिमल्स। मतलब जितने भी एनिमल्स दूध के लिए पाले जाएंगे तो ये सबको मिल्चिंग एनिमल
कहेंगे। तो ये जो है मिल्चिंग एनिमल का मतलब जो दूध देने वाले एनिमल्स हैं। अब यहाँ नेक्स्ट है एपी कल्चर। एपी कल्चर का मतलब मधुमक्खी पालन, रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पर यदि हनी बीज को पाला जाए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी के लिए यदि लार्ज स्केल पर पाला जाता है तो इसे कहेंगे एपी कल्चर। और एपी कल्चर जो है वो उसमें हनी के अलावा और भी उसका जो है प्रोडक्ट मिलता है, जैसे वी बैक्स, उसके छत्ते जो है वो बना हुआ रहता है एक खास तरह का वैक्स से, मतलब वो मोम होता है और वो उसका उपयोग दवाई बनाने में या और भी अलग अलग तरह के यूज किया जाता है। तो यहाँ पर उसके अलावा भी उसमें से मिलेगा उसका पॉइजन जो है, मतलब कि डंक से निकलने वाला जो है वो एसिड, फॉर्मिक एसिड, तो उसका भी यूज किया जाता है कुछ दर्द निवारक दवाओं में और होम्योपैथिक दवाई में भी इसका यूज होता है। तो ये सब जो है अलग अलग इसका भी रेयरिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। और फिर इसके अलावा है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग का मतलब रेयरिंग ऑफ बर्ड्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एग एंड मीट। तो एग और मीट के लिए यदि पालन किया जाएगा तब उसे कहेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। और बहुत सा बर्ड्स है, जैसे हेन पाला जाता है, डक, गूज, हंस को भी पाला जाता है। इसके अलावा और भी टर्की, ये सब पाला जाता है। तो इसमें अब बात आती है दो तरह का, एक जो है हम लोग केवल मीट के लिए पालते हैं और दूसरा अंडा के लिए पालते हैं। तो जिसे बर्ड्स विच आर रेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग एग्स आर कॉल्ड एगर, एगर या उसे लेयर भी कहा जाता है। और बर्ड्स विच आर रेयर्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर। और ये जो है मीट के लिए पालेंगे तो ब्रॉयलर, और एग के लिए पालेंगे तो उसे कहते हैं एगर या लेयर कहेंगे। और इसके अलावा फिर है पीसी कल्चर, ये एक्वा कल्चर के अंतर्गत आता है। एक्वा कल्चर मीन्स रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, वो वैसा जो पानी में रहने वाला है, मतलब एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल। तो यहाँ पर हम लोग इसे अलग कर देंगे, एक्वा कल्चर के अंतर्गत पीसी कल्चर आएगा, मतलब मत्स्य पालन। और ये जो है मछली का उत्पादन किया जाता है आजकल बड़े पैमाने पर। देखे होंगे कि बाजार में उपलब्ध है वो बड़ा वाला थर्मोकोल का कार्टून में, वो आपको मिल जाएगा देखने को। तो यहाँ पर मछली पालन भी जो है वो एक किसानों के लिए बहुत ही इकोनॉमिक वैल्यू वाला ये जो है प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर थोड़े से जगह में मछली पालन किया जाएगा, उससे ही उसे किसान को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। और आजकल मछली पालन में भी जो है उसे न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो उसमें भी जो है वो किसान अच्छे ढंग से अपना जो है फसल उगाने के साथ साथ इसका भी जो है वो पालन कर सकते हैं, मछली पालन भी कर सकते हैं। और इसके अलावा भी और भी बहुत सा होता है, जैसे एक है पिगरी, सुअर पालन। इसमें जो है सुअर के मांस को लोग जो है वो यहाँ ज़्यादा यूज करने वाले भी मिल जाएंगे। वो इधर देखे होंगे कि कुछ जो पालते हैं, एक ट्राइब्स जो पालते हैं उसका, और वो जो है पिगरी जहाँ पर होगा, मतलब कि सुअर पालन जहाँ पर होगा उसमें उस बहुत का अंतर होगा। यहाँ पर लोग उसे सड़क पर घुमाते चलते हैं, उसे ठीक ढंग से भोजन नहीं मिल पाता है और वो उसका जो मांस है उससे थोड़ा ये अलग टाइप का होगा और ये जल्दी तैयार हो जाएगा। तो पिगरीज में जो है वो कभी कभी ऐसा होता है कि सुअर पालन तो वो दोनों साथ में किया जाता है, मुर्गी पालन और ये सुअर पालन। तो मुर्गी पालन करेंगे और वे जो है
उससे जो सुअर पालन से जो निकलने वाला जो कुछ वेस्ट होगा उसका भी उपयोग इसमें कर लिया जाता है। और फिर है सीप रेयरिंग। सीप को भी दूध के लिए, मीट के लिए और साथ साथ ऊल के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो सीप का जो है पालन भी इसमें आएगा, सीप का रेयरिंग। तो इस तरह से हम लोग ये देखें एनिमल हस्बेंड्री में। अब हम लोग थोड़ा सा देखें डेयरी फार्मिंग विस्तार से। सबसे पहली बात है कि डेयरी फार्मिंग में किसान करते क्या है, एक अच्छा सा शेड बनाएंगे। सबसे पहले वो जो है अपना गौशाला जिसे कहते हैं, वहाँ अच्छे से प्रॉपर वेंटिलेटेड जगह में उसे नीचे जो है वो ब्रिक्स का लाइनिंग होगा, मतलब ईंट बिछा हुआ, और उसको खिलाने के लिए, जानवरों को खिलाने के लिए पक्का या मेटल का भी बीन आता है आजकल, वो उसका यूज कर सकते हैं। मतलब कि वो सीमेंटेड या उसका जो नाद होगा बड़ा सा खिलाने वाला, तो सीमेंटेड या मेटल का होगा और वो यूज किया जाता है। वो खिलाने के लिए किसान क्या करते हैं, कुट्टी, भूसा, मतलब कि जो उधर एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट जो होगा, मतलब कि किसान जो खेत से अनाज उगाते हैं उसके बाद जो बच जाएगा, कुट्टी, भूसा, ये सब, तो उसका यूज किया जाता है इसमें। और इसके साथ साथ जैसे कुछ अनाज का जो बच गया है या जो कुछ वेस्ट के रूप में हम लोग समझ लेते हैं कि वो है, वो भी इसमें यूज कर लिया जाता है जानवरों का। उसका जो है वो कॉन्सेंट्रेट के रूप में यूज करते हैं, जानवरों को खिलाते हैं। चुन्नी जिसको कहते हैं, या आजकल देखे होंगे बाजार में उपलब्ध है अलग अलग पशु आहार के नाम से, वो मिलता है पैकेट में। तो वो सब जितना भी है वो रहेगा, उसमें गेहूं, मक्का या कुछ दलहन का रहेगा, सब मिला के, और वो छोटा छोटा बना दिया जाएगा उसे खाने लायक जानवरों को। तो इस तरह से करके भी किसान जो है वो अपने घरों का जो है उसे पिसाई करके और यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हरा चारा उसे खिलाना पड़ता है, और उचित देखभाल यदि किया जाए और अच्छी ब्रीड का यूज किया जाए गाय, तो वो जो है बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा दूध का। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हम लोग जानें कि ये अच्छे ब्रीड, हम लोग जानेंगे उसके बारे में कि ये आखिर होता है कौन अच्छे ब्रीड यहाँ भारत का, और कुछ जो है विदेशी नस्ल का। जो भारत में मिलने वाला है ब्रीड उसे कहते हैं इंडिजेनस ब्रीड, और ये हमारे यहाँ की जो गाय है वो भी बहुत अधिक दूध करने वाली भी होती है। जैसे उनका ब्रीड है वो गिर, रेड सिंधी, ये सब जो गाय है वो बहुत ज़्यादा दूध करने वाले होते हैं। तो रेड सिंधी और गिर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं। और इसके अलावा भी और बहुत से गाय का जो ब्रीड है, यहाँ साहिवाल जो है वो भी अच्छा माना जाता है। और इन गायों में एक विशेषता है कि यहाँ पर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें अधिक होती है, और वो कहीं भी उसे भारत के किसी भी कोने में पाला जा सकता है, मतलब कि हर जगह वो एडप्ट कर जाएगा ठीक से। तो ऐसे इसका जो है वो जैसे साहिवाल है, गिर है, तो ये सब का जो है वो गुजरात में रेड सिंधी जो है, और यहाँ पर साहिवाल, तो यहाँ गिर का जो है वो मुख्य निवास उसका है गुजरात, और रेड सिंधी जो है वो मीडियम कलर का। और इसी तरह से एक और है भैंस की भी, भैंस की जो है वो मुर्राह, मेहसाना, और तो इस तरह से करके यहाँ भी जो है वो भैंस की भी प्रजाति जो है वो अच्छी है, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाली। और इसमें मेहसाना, मुर्राह, तो ये जो है इसकी जो प्रजाति है भैंस की, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा दूध देने वाले हैं। अब हम लोग करते हैं थोड़ा सा बात जो विदेशी नस्ल की गाय है। तो गायों में विदेशी में मतलब कि इसे कहते हैं एग्जोटिक ब्रीड।
एग्जोटिक ब्रीड का मतलब होता है वैसे गाय का ब्रीड जो विदेशों से हमारे यहाँ पालने के लिए लाया जाता है। उसमें जैसे जर्सी का नाम आप लोग जानते होंगे, हॉल्स्टेन फ्रीजियन का नाम जानते होंगे। तो ये जो है गाय विदेशी नस्ल की है, हॉल्स्टेन फ्रीजियन, और यहाँ पर जो है जर्सी। ये गाय विदेशी है और इसमें थोड़ा दूध उत्पादन क्षमता बहुत अधिक है। मतलब कि इसका जो है वो लैक्टेशन पीरियड भी थोड़ा अधिक होता है। अब बात आती है लैक्टेशन पीरियड किसे कहते हैं। तो एक गाय बच्चा देने के बाद जितना दिन तक दूध करती है, ये जब तक कि नेक्स्ट बार बच्चा जन्म न ले तब तक उसे कहते हैं ये जो है लैक्टेशन पीरियड। और ये लैक्टेशन पीरियड जो है अलग अलग गाय में अलग अलग हो सकता है। वो 365 दिन से भी ज्यादा हो सकता है। बहुत से गाय ऐसे हैं जिनका जो है लैक्टेशन पीरियड अधिक होता है और इस लैक्टेशन पीरियड में वो जितना दूध कर सकती है उसे अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। तो ये जो है कुछ है कि वो अपना दूध जो है वो अलग अलग गायों में अलग अलग है। इसका जो है लैक्टेशन पीरियड भी जैसे रेड सिंधी है तो इसका 231 दिन से 345 दिन है। साहिवाल है उसका 184 दिन से 354 दिन का है और गिर का 230 से 394 दिन इसका होगा। और कुछ जो है इसका लैक्टेशन पीरियड में जो दूध एवरेज मिल्क प्रोडक्शन इसका है साहिवाल का वो 2800 लीटर है और हॉल्स्टेन फ्रीजियन जो विदेशी है इसका जो है 16,000 लीटर दूध। एक बार अगर वो बच्चा देती है तो नेक्स्ट बार बच्चा देने के बीच का जो लैक्टेशन पीरियड कहलाएगा उसमें ये 16,000 लीटर दूध देगी। और इसके अलावा भी और कुछ जो है यहाँ और मतलब इंडिजेनस और एग्जोटिक ये दोनों का कुछ क्रॉस भी होता है। मतलब कि यहाँ बुल जो है वो होगा एग्जोटिक ब्रीड का और काऊ है वो यहाँ की होगी। और इसका यदि ब्रीडिंग करवाया जाए मतलब क्रॉस ब्रीडिंग यदि करवाया जाए तो इससे जो होने वाला बछड़ा होगा वो यदि गाय बनती है तो वो ज्यादा दूध करने वाली हो जाएगी। मतलब कि यहाँ जैसा ये रहने वाला मतलब एडेप्टेशन यहाँ का और दूध देने की जो कैपेसिटी है वो वहां वाला हो जाएगा। तो इस तरह से करके क्रॉस ब्रीडिंग भी करवाया जाता है और उसमें दूध उत्पादन क्षमता अधिक बढ़ जाती है। इस तरह से करके जो है वो किसान अपने गाय की देख रेख अच्छे ढंग से करते हैं और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें मिलता है। अब हम लोग बात करें थोड़ा सा इसमें है एपी कल्चर की। तो एपी कल्चर में क्या होगा कि मधुमक्खी, हम लोग जानते हैं कि हनी बीज को देखे होंगे कहीं कहीं बड़ा बड़ा छत्ता लगाए हुए। तो ये जो है पेड़ों पर या पानी टंकी पर या घरों में हो जाता है तो उससे प्रोडक्शन जो है हनी का वो उतना नहीं होगा, प्रॉफिटेबल वो नहीं होगा। और उसमें जो है वो खतरा भी होता है कि वो हनी बीज कभी कभी जो है वो डंक भी मारते हैं। ज़्यादातर लोग हनी निकालने के चक्कर में जितना मीठा ना लगेगा उससे ज़्यादा जो है वो उन्हें दर्द का अनुभव होगा। तो ये जो है इसका सबसे अच्छा उपाय है उसे पालने के लिए बड़ा अलग बॉक्स बनाया जाता है और उसको हनी बीज हनी का जो है जो छत्ता मतलब जिसे हनी कॉम्ब कहते हैं वो बाजार में उपलब्ध रहता है। उसे मतलब बना के और वो आर्टिफिशियली दिया जाता है बॉक्स में। 4-5 छत्ते जो है वो रखा जाएगा और उसमें वह कुछ विदेशी ब्रीड वाले जो है वो यूज किया जाता है हनी बीज। जैसे इसमें इटालियन बी सबसे अच्छा माना जाता है। वो बहुत ही जेंटल स्वभाव वाली होती है और वो बहुत कम डंक मारती है। मतलब कि वो जो है आसानी से पाला जा सकता है और बहुत ज़्यादा
वो जो है हनी उत्पादन करने की कैपेसिटी होती है, हनी कलेक्शन जो है वो ज़्यादा करते हैं और वो बहुत ज़्यादा जो है उसका उत्पादन के लिए यूज किया जाता है। आजकल हनी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा किसान शुरू कर दिए हैं, एपी कल्चर इसे कहते हैं, और ये जो है बहुत ही अच्छा है और इसे मौन पालन भी कहते हैं। नहीं कुछ इसे खर्च है और नहीं इसमें जो है वो विशेष ध्यान देना पड़ता है, और ये जो है अपने मौन रहकर और ये जो है किसानों को प्रॉफिट पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें जो है केवल इतना ही ध्यान रखना है कि वो जो जहाँ पर छत्ता रख रहे हैं, मतलब वो बॉक्स जहाँ पर रख रहे हैं वो थोड़ा मतलब कि धूप उसे सुबह और शाम लगते रहे और दोपहर के समय थोड़ा जो है उसे शैडो भी मिलता रहे, और पानी ये सब की व्यवस्था, साथ में आसपास बगीचा हो, फूलों का बगीचा हो या और भी आम ये सब जो है सीजनल फ्रूट्स वाला भी जो ऑर्चार्ड इसमें होता है। जैसे आजकल लोग जो है वो इधर उधर अब ले के भी जाते हैं जहाँ जरूरत होता है। जैसे राजस्थान में जो है वो भरतपुर के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर सरसों उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं कि मधुमक्खी का जो बॉक्स होता है, छत्ता जो है उसका एक बॉक्स वहाँ पर ले जाके रख दिया करते हैं, ट्रक से ले जाके जितना भी है, एक बार जिसका 150 बॉक्स है वो रख के और वहाँ पर छोड़ देते हैं 2-3 दिनों के लिए। वहाँ आसपास जितना भी सरसों का जो फूल होगा उसका पोलिनेशन करवाने में इसका उपयोग करते हैं। तो दोनों फायदा हो गया, हनी जो है प्रोडक्शन भी हुआ और साथ साथ इसमें जो है वो सीड भी उसका अच्छा होगा, मतलब कि उसमें जो है पोलिनेशन ठीक ढंग से होगा, फर्टिलाइजेशन ठीक होगा और उसका जो सीड फॉर्मेशन होगा, मतलब कि सरसों का जो दाना है वो जो है वो ठीक हो जाएगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इस तरह से लोग जो है, जैसे आम का सीजन होता है तो वहाँ पर लेके चले जाते हैं, लीची का उत्पादन होता है तो वो अलग अलग फ्लेवर वाला भी हनी मिलेगा और साथ साथ फायदा हो गया कि यहाँ जो है वो लीची का या आम का प्रोडक्शन अच्छा होगा। इसी तरह से नीम का, करंज का अलग अलग तरह का फ्लेवर जो है बाजार में उपलब्ध है और ये जो है एपी कल्चर किया जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग की। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है कि उसे जो मुर्गी को मुख्यतः इसमें जो है मुर्गी पालन, लेकिन इसमें जो है और कुछ किसान अलग अलग तरह के भी जो है एग या मीट जो है प्राप्त करने के लिए अलग अलग पक्षियों को भी पालते हैं। तो यहाँ पर जो है मुर्गी की बात हम लोग करें तो इसमें भी अलग अलग तरह की जो मुर्गियाँ हैं वो उत्पादन क्षमता उसका अधिक होता है। जैसे भारत की भी जो है इंडिजेनस ब्रीड भी कुछ इसमें मुर्गी का जो है वो अच्छा होता है। जैसे एसिल सबसे अच्छा माना जाता है, यहाँ की जो ब्रीड है वो है एसिल ब्रीड, और इसमें अलग अलग कलर के आधार पर भी उसे कहा जाता है अलग अलग। जैसे अगर वाइट है, पूरे मुर्गी जो वाइट है एसिल ब्रीड की, तो उसे हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे नूरी, और यदि पूरा ब्लैक है तो काजल, और यदि रेड और येलो टाइप का है तो उसे अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ जो है मुर्गी में भी अलग अलग रंग के आधार पर जो है उसे कहा जाएगा काजल, नूरी, और इसमें जो है देसी का इसके अलावा भी इसका जो है, और येलो यदि होगा, रेड येलो कलर का होगा तो उसे पीला कहा जाता है। अब ये जो है इसके अलावा भी एसिल ब्रीड के अलावा भी जो है इसमें है अलग अलग मछली, ये जो है मुर्गी का, और एक ब्लैक, पूरा ब्लैक जो है वो मुर्गी का मीट भी ब्लैक होता है और वो पाया जाता है मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला है
वहां पर ये प्राप्त मिलता है ब्लैक, उसे कहा जाता है कड़कनाथ, और वो वहां के लिए जो है वो इंडेमिक है, वो केवल वहीं पर मिलता है। और वैसी मुर्गी का जो है वो सबसे ज़्यादा बाजार में मांग है और बहुत महंगी भी मिलती है। तो इस तरह से अलग अलग कुछ, फिर इसके अलावा एग्जोटिक ब्रीड भी है, जैसे वाइट लेग हॉर्न, ब्लैक सोसेक्स, ये सब जो है वो मिलेगा। रोड आइलैंड रेड, कुछ एग्जोटिक ब्रीड ये सब है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो है वो कुछ अब क्रॉस ब्रीड वाले जो है मुर्गी का भी पालन किया जाता है, जैसे IBL 80 और B77, IIS 82 या HH 260। तो ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा उत्पादन करने वाले हैं, मतलब अंडा उत्पादन ज़्यादा होगा तो किसी में मीट जो है वो जल्दी से तैयार हो जाएगा, मतलब उसका जो है बच्चा जो है वो चिकन बहुत जल्दी से बड़ा हो जाता है। और दो चीज़ के लिए इसे पाला जाता है, एक तो है अंडा के लिए, तो अंडा के लिए कुछ जो है वो ऐसी मुर्गियों को पालेंगे जो छोटा हो और ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दे। और इसके अलावा जो है वैसी मुर्गी जो जल्दी से बढ़े, तेजी से बढ़े, उसका जो चिकन है, उसका जो बच्चा है वो बहुत जल्दी बढ़ जाए, तो उसे जो है मीट के लिए पाला जाएगा। और उसको कहते हैं, जिसे अंडा के लिए पालते हैं वो लेयर, और जिसे मीट के लिए पाला जाएगा उसे ब्रॉयलर कहते हैं। अब एगर के लिए जो है वो मुर्गियां अंडा देती है तो वो अपने अंडे पर बैठती हैं और 21 दिनों तक वो बैठती है, उसे इनक्यूबेशन कहा जाता है। और 21 दिन का जो पीरियड हुआ उसे इनक्यूबेशन पीरियड कहा जाएगा। और उसी से उसका जो है अंडे का मतलब अपने शरीर की गर्मी देती है और अंडे का जो है अंदर विकास होना शुरू हो जाता है और उसमें से 21 दिनों में चिकन बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर अब इतने अंडे पर मुर्गियां बैठेंगी कैसे? तो इसके लिए एक अलग इंक्यूबेटर मशीन, मतलब उसमें टेम्परेचर जो है उसे कंट्रोल करके और 21 दिनों तक रखा जाएगा। और 21 दिन के बाद उसमें से मुर्गी का जो बच्चा है वो बाहर आ जाएगा और उसे फिर पालने के लिए पोल्ट्री फार्मिंग जो केंद्र हैं वहाँ पर उसे भेज दिया जाएगा। और इस तरह से उसे ठीक ढंग से भोजन पानी की व्यवस्था करके और किसान अच्छा लाभ ले सकते हैं। अब बात आती है पीसी कल्चर की। तो पीसी कल्चर में क्या होगा? मछली का पालन करना। तो यहाँ पर मछली अलग अलग जो है वो ढंग से यहाँ पर पाला जाएगा। तो सबसे अच्छा जो तरीका है पालने का वो एक तालाब, मतलब बड़ा सा पॉन्ड हो और उसमें लगभग 6 तरह की जो है वो मछलियां पाली जा सकती हैं एक साथ। यदि हम लोग 6 तरह की मछली पालते हैं तो उसे एक तरह से पॉलीकल्चर कहेंगे। ये जो है पॉलीकल्चर और मोनोकल्चर। अगर एक ही तरह की मछली पालते हैं तो उसे कहेंगे मोनोकल्चर, और यदि 2 या अधिक तरह की मछलियों को पाला जाए तो उसे कहते हैं पॉलीकल्चर। और यहाँ पर जो है मछलियों में सबसे अच्छा जो है वो होगा पॉलीकल्चर, या इसे कंपोजिट फिश फार्मिंग भी कहते हैं। और इसमें जो है वो 6 टाइप ऑफ फिशेज को रेयर किया जाएगा। और यहाँ जो है उसमें जो है वो 3 इंडिजिनस फिश और 3 जो है वो एक्जोटिक फिश होगा, मतलब चाइनीज मछली। और इसमें जो है जैसे रोहू, कतला और मृगाल हमारे यहाँ की है, मतलब इंडिजिनस है। और चाइनीज मछली जो है उसमें 3 होगा, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प। तो इस तरह से करके ये 6 मछलियों को इसमें जो है एक साथ पॉन्ड में पाला जाता है। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये जो तालाब का अगर एक ही टाइप की मछली होगी तो कोई ऊपर रहने वाली मछली है, कोई बीच में रहने वाली मछली है और कुछ नीचे, मतलब पूरा तालाब का जो है वो लेयर बाय लेयर उसे बांट सकते हैं। एक हो गया नीचे वाला बॉटम,
कॉलम बीच वाला और ऊपर वाला सरफेस। तो कुछ मछलियां जो है वो बॉटम फीडर होती है, मतलब जमीन में वो नीचे जो है तली में बैठकर वो भोजन करती है। कुछ मछलियां जो है वो कॉलम फीडर होती है, जो बीच में खाना खाती है, और कुछ मछलियां जो है वो सरफेस फीडर है। अब 3 हो गया उसका, और इसके अलावा भी जो है उसे हर्बीवोरस और कार्निवोरस में बांट सकते हैं। तो यहां पर यदि ऐसा कर दिया जाए कि वो जो है तीनों मछलियों को मतलब तीनों जो उसका पॉन्ड का जो पार्ट हो गया, एक सरफेस, कॉलम और बॉटम, तो ये जो है मिडिल में रहने वाली मछली और ऊपर रहने वाली मछली और नीचे रहने वाली मछलियों में कंपटीशन नहीं होगा। तो इसका ख्याल रख के और फिर हर्बीवोरस और कार्निवोरस मछलियों का ख्याल रख के और यदि पालें तो किसान को सबसे ज्यादा जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। मोनोकल्चर से इसमें जो है वो 9 to 10 टाइम्स जो है वो प्रोडक्शन अधिक मिलेगा। यहाँ पर जो है वो 9 गुना 10 गुना ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा मछली का, और वही तालाब में उतना ही खर्च में वो मिलेगा, और साथ साथ पूरा जो है तालाब का वो उपयोग भी हो जाएगा। इस तरह से करके एक्वा कल्चर में पीसी कल्चर किया जा सकता है। इसके अलावा भी जो है वो झींगा उत्पादन मतलब प्रॉन का भी उत्पादन किया जाता है। फिर कुछ जो है वो किसान अपने खेत में मतलब कि जो धान है, धान के भी खेत में किया जा सकता है मछली का पालन। कुछ ऐसी मछलियां हैं जो बहुत ही कम पानी में वो रह लेती है, तो इस तरह से इसको इंटीग्रेटेड फिश कल्चर भी कहा जाता है। वो धान में चूंकि स्टैंडिंग वाटर की आवश्यकता होती है और उसमें अगर 2 से 3 महीना पानी रहता है खेतों में, तब तक मछली जो है उसका भी पालन उसमें साथ साथ हो जाएगा, और ऐसा भी किया जाता है। तो फसल उत्पादन के साथ साथ ये भी हो गया मछली उत्पादन। और पिगरी के बगल में भी कहीं कहीं मछली उत्पादन जो है वो होता है, मतलब पिगरी से निकलने वाला जो है उसे दिया जाएगा, वो मछली को उसका जो है वो नाली से बहा दिया जाएगा, पूरा उसका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो सब, और मछलियां उसे भी खाके और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देती है। इस तरह से हम लोग आज जो है वो देखे अलग अलग तरह का एनिमल हस्बेंड्री का जो है डिफरेंट टाइप्स के बारे में आज हम लोग चर्चा किए। एक बार और इस चैप्टर का वीडियो बना के हम लाएंगे, वो मिसलेनियस होगा, मतलब जो कुछ लगेगा कि बीच से कुछ छूटा हुआ रह गया है या कुछ एक्स्ट्रा बात बताना बाकी रह गया है, उसे हम लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।